आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल क्लास नंबर 13 और इस क्लास का टॉपिक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी आज हम लोग अपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि बिल्कुल फिगरात्मक रूप में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube के इतिहास में आप लोगों ने भारत का भूगोल की जितनी संपूर्ण क्लासें करी हैं वो सब की सब फिगरात्मक रूप में है, जिसमें आपको बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको अपनी आंखों से बेहतरीन तरीके से समझते हुए और जो है देखते हुए चलना है। और आपको लगभग संपूर्ण सिलेबस भारत का भूगोल आपका बिल्कुल इसी तरीके से खत्म किया जाएगा, जो कि YouTube के इतिहास में सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर भी किसी विस्तृत लेख का कोई वर्णन ज्यादा नहीं किया जा रहा। जहां पर हजारों क्वेश्चन बच्चों को लिखा दिए जाते हैं, तो लिखा तो कहते हैं ना, किताबों में भी होता है, मगर किताबों का जबान पर और दिमाग में हो ये जरूरी नहीं होता है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग अपने फिगर पर बेहतर कंटेंट तैयार कर रहे हैं, उसको दिमाग में छाप रहे हैं, तो समझ लीजिएगा 100% परमानेंट के लिए कंप्लीट हो जाता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपनी आज की क्लास में चलते हैं। भारत का भूगोल क्लास नंबर जो 13 है, तो बिल्कुल समय गंवाए हुए बिल्कुल पहले हम बिल्कुल अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पहला क्वेश्चन आप यहीं से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अपने भारत की लंबाई की दृष्टि से, अपने भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में से लंबाई की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से आती है। तो एक थोड़ा सा पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर जो है देखेंगे कि ये नदी हम लोग पूर्णतः देखेंगे कि इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं और उसके बाद हम लोग इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एक एरिया आता है जहाँ ये एक झील बनती है, ये स्थित कहाँ है, सब बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। इसे आप चीन याद रखेंगे, ठीक है, या फिर इसे आप यहाँ क्या कह सकते हैं, तिब्बत कह सकते हैं। इस एरिया में कौन सा देश है, तिब्बत। इस शब्द को बिल्कुल नहीं भूलना है, तिब्बत कहा जाता है इसे। तो अब प्रश्न है कि ये जो तिब्बत वाला भूभाग है ये और चीन का ये जो संपूर्ण भाग है ये वर्तमान में कब्जा किसका है। तो यहाँ पर अधिकृत क्षेत्र आता है चीन का। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ की ये जो झील है ये झील कौन सी है। तो हमारी ये जो झील बनती है ये बनती है मानसरोवर झील। कौन सी झील है, मानसरोवर। ये बात आप याद रखेंगे। कहां पर स्थित है, चीन तिब्बत में ये स्थित है और ये मानसरोवर झील है। और इसी झील के समीप एक विशाल ग्लेशियर स्थित है। बिल्कुल इस ग्लेशियर को याद रखेंगे। ये कहां पर है, चीन तिब्बत में, ये मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट स्थित है और इस ग्लेशियर का नाम है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसका एक बार फिर से नाम जान लीजिएगा, जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस ग्लेशियर को क्या कहते हैं, नाम देखेंगे, इसे बोलते हैं चिमायुंगडुंग, ठीक है, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है इसे। तो बिल्कुल ऊपर ही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ ग्लेशियर, ग्लेशियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हम ग्लेशियर किसे कहते हैं। तो हमारे हिमालयी क्षेत्र में जो उत्तर का संपूर्ण भूभाग है, कैलाश पर्वत या हिमालय पर्वत, तो इन एरिया में जो हमारी भारी बर्फबारी होती है वहाँ पर बर्फ जमा हो जाती है। तो बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा विशाल ग्लेशियर है, जैसा कि अभी आपने देखा। ये कौन सा ग्लेशियर है, तो ये जो ग्लेशियर है ये है आपका चिमायुंगडुंग ग्लेशियर है। और ये कहां पर स्थित है ये भी ध्यान रखेंगे। ये स्थित है आपका मानसरोवर के बिल्कुल निकट स्थित है। नाम क्या है इसका, याद रखेंगे, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है। चीन देश में स्थित है और ये तिब्बत का संपूर्ण भूभाग हुआ करता था। अब प्रश्न आता है कि चीन में हम अपनी इस नदी को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, चीन में हम अपने इस नदी को कहते हैं शांगपू।
ध्यान रखना है, यहाँ क्या बोलेंगे, शांगपू के नाम से इस नदी को जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं, शांगपू के नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कितनी है। तो ध्यान रखना है, इसकी जो कुल लंबाई है वो आती है आपकी 2900 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। ध्यान रखना है, हमारे ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे भी ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। परंतु इसमें अगर देखेंगे तो 916 किलोमीटर भारत में आती है। यानी भारत में लंबाई, इसको आप क्या कैसे याद करेंगे, भारत में लंबाई जब देखेंगे तो कितनी आती है, 916 किलोमीटर। यानी कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कितनी लंबाई है, तो 916 किलोमीटर की लंबाई है। परंतु इसकी कुल लंबाई कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न आप एक और याद रखेंगे कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंसर ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, भारत में प्रवाहित होने वाली, क्वेश्चन क्या बना, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी नदी। अब प्रश्न कौन सा है, यही आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र लिख लीजिएगा, बिल्कुल। यानी इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र लिखेंगे। ये अपने भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी है। एवं एक बात और, इसी प्रश्न के आधार पर आप और जान लीजिएगा, इसी प्रश्न में दूसरा आंसर क्या बनेगा, सबसे लंबी और सबसे, ठीक है, बड़ी नदी है। बड़ी नदी को हम क्या कहते हैं, इसे दूसरी भाषा भी कहा जा सकता है, बड़ी या चौड़ी कहा जाता है। यानी कि अपने भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो तीनों प्रकार के प्रश्न का आंसर आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप ब्रह्मपुत्र ही आंसर आप लिखेंगे। अब प्रश्न आता है, इसी भाषा के दूसरे प्रश्न को बनाया जाता है और प्रश्न आपका तैयार हो जाता है कि अपने भारत में अपवाह की दृष्टि से, अपने भारत में जल प्रवाह की दृष्टि से या जल राशि की मात्रा की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जल राशि की जो कुल मात्रा होती है सबसे ज्यादा अपने भारत की कौन सी नदी में है, तो कुल जल राशि की जो मात्रा होती है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, याद रखेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन और फिर हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर यह आ रहा है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कितने देशों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि ये जो नदी है ये अपने भारत में अगर देखा जाए और उसके बाद ये चीन में, और चीन के बाद ये कहाँ पर, बिल्कुल इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, कुल ये 3 देशों में प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। परंतु इसका चीन में क्या नाम है, चीन में इसका नाम शांगपू है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन चलते हैं इसी ब्रह्मपुत्र का। अब प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा का पुत्र, जबकि इसे हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ते हैं, जो सभी प्रकार की नदियां होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। ध्यान रखना है, नदियां क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, परंतु यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो एक प्रकार से इसे अपवाद के तौर पर माना जाता है, इस चीज को थोड़ा सा अलग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले ये एरिया कौन सा है, ध्यान रखना है, चीन या इसे तिब्बत बोलेंगे। ठीक है, चीन या तिब्बत कहते हैं ये एरिया जहां से मानसरोवर झील से चीमा युंगडोंग ग्लेशियर से नदी निकल कर आती है। उसके बाद हम लोग देखें कि सांगपू के बाद ये नदी कहां चली जाती है। ये जो पर्वत आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्वत फैली हुई श्रृंखला है ये कौन सी है, तो इसे हम लोग कहते हैं अपने भारत के उत्तर में ये नामचा बरवा पर्वत आता है, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर यानी तिब्बत
सीमा पर स्थित है, इसे क्या कहते हैं? तिब्बत की सीमा पर स्थित आता है, जिसे नामचा बरवा पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे नामचा कहते हैं, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला है, कहाँ पर स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। ये तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। परंतु जैसे ही ये नदी इस जगह से कहाँ प्रवेश करती है? बिल्कुल इस जगह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं? तो एक बार जान लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारी ये जो नदी है, इसे यहाँ क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ये भूलना नहीं है, दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा यू टर्न बनाने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा यू टर्न बनाती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा यू टर्न, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न बनाने वाली नदी कौन सी है? तो बिल्कुल आप आंसर क्या नोट करेंगे? ब्रह्मपुत्र नोट करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ना तो शांगपू कहते हैं, ना दिहांग कहते हैं, और ना ही इसे हम लोग अपने बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो इसका इंटरनेशनल स्तर पर जो नाम होता है या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र। इसीलिए इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न कहाँ बनाती है? तो नामचा बरवा पर्वत में, यानी कि नामचा बरवा पर्वत के कारण ये बिल्कुल आगे से टर्न करके फिर से वहीं लौट आती है, जहां से जा रही होती है वहीं लौट आती है। इसलिए ये जो यू आकृति बनाती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी यू आकृति है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ा यू टर्न बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल हमारे सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसे हम क्या बोलते हैं? यू टर्न बोलते हैं। नामचा बरवा पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो कि ये आपका शांगपू नदी आगे चल करके अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे एक एक पॉइंट को कि यहाँ पर अरुणाचल से ही आने वाली ये कौन सा राज्य है? तो राज्य याद रखेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश से ही एक नदी आती है जिसे हम क्या कहते हैं? लोहित नदी कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था कि अपने अरुणाचल प्रदेश के ही भूपेन हजारिका जो असम के हैं, असम के निवासी रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, तो भूपेन हजारिका के नाम से ही यहाँ पर सादिया ढोला पुल या भूपेन हजारिका जो पुल बनाया गया है, ये अपने भारत का लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर आप करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यहाँ देखेंगे कि लोहित नदी कहाँ पर आकर के मिलती है। तो याद रखना है, ये एरिया पूरा का पूरा असम होता है, भूलना नहीं है। ये एरिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं असम, ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। असम के नाम से इसे जाना जाता है, असम, ठीक है। यानी ये पूरा एरिया असम है और यहां से लेकर के आगे का एरिया क्या कहलाता है? अरुणाचल प्रदेश के रेंज में आता है। तो अब ये नदी कितने राज्यों में भारत के बहती है? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, भारत के केवल 2 ही राज्य में प्रवाहित होती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम। असम के बाद ये सीधे कहाँ प्रवेश कर जाती है? ये है हमारा बांग्लादेश। क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल भूलना नहीं भाई, एक एक पॉइंट कंप्लीट जरूर करेंगे। ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जैसे ही जाती है ये नाम बदल देती है, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है तो इसी नदी का नाम, जैसे यहाँ पर शांगपू नाम है और यहाँ पर दिहांग नाम है, और उसके बाद यहाँ किस नाम से जानते हैं? तो जमुना। ये बात ध्यान रखेंगे, जमुना नाम से नदी जानी जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र को कहाँ पर? बांग्लादेश के जो एरिया, जैसा कि आप इसमें छोटा सा एक मानक देख पा रहे हैं, जो कि
काल्पनिक रूप में बना हुआ है। तो इसके अंदर ये बांग्लादेश का एरिया है जहां इसे जमुना नाम से जाना जाता है और ये नदी सीधे सीधे सुंदरबन का डेल्टा गंगा के साथ यहाँ पर बनाती है। मगर अब इसके पहले हम लोग और सी बात जानेंगे कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सुबनसिरी, ये एरिया अभी किसका हमने बताया था, तिब्बत। ध्यान रखेंगे ये तिब्बत का एरिया है और तिब्बत से ही चीन तिब्बत की सीमा से निकल के आती है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो है ये बिल्कुल पाशी घाट जिसे कहते हैं उसके उत्तर में आकर के मिल जाती है। किसकी सहायक है, तो सुबनसिरी हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो अब एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर इसे चीन में शांगफू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तो इसे ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं। बिल्कुल, बस शेष एक स्थान बचा हुआ है, ये जो असम का भाग है, संपूर्ण असम में इसे क्या कहते हैं, याद रखें, इसे यहीं पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसके बाद यहाँ पर इसी के एक प्रमुख बड़ा शहर आता है असम में जिसे दिहांग नदी कहते हैं। एक निम्न दिहांग है, इसे क्या कहते हैं, निम्न दिहांग नदी है ये वाली। तो इसे हम लोग छोटी दिहांग, इसे छोटी दिहांग कहते हैं, तो इसे निम्न दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है और ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। अब दूसरा प्रश्न है कि ये लोहित नदी हो गई इसकी सहायक, दिहांग नदी हो गई सहायक, सुबनसिरी हो गई, और दूसरी नदी जो तिब्बत से निकल करके आती है, तिब्बत से निकल कर आती है जिसे मानस कहते हैं। मानस नदी बिल्कुल कहाँ पर, असम में आकर के हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन जाती है। और जहाँ से ये दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ नागालैंड आता है। बिल्कुल थोड़ा सा और उत्तर की तरफ चला जाए, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा राज्य आता है, यहाँ हमारा नागालैंड राज्य आ जाता है। और नागालैंड राज्य में ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे माउंट जापोवा कहा जाता है। क्या कहते हैं, माउंट जापोवा पर्वत है। और इस माउंट जापोवा पर्वत की ही एक चोटी है जिसे लोईशांग चोटी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड में जो सबसे ऊंची और बर्मा के साथ अपनी सीमा साझा करने वाली चोटी है लोईशांग चोटी है, क्योंकि इसी का एरिया आगे तक फैला हुआ है। वहां से एक नदी निकलती है धनसिरी। कौन सी नदी है, धनसिरी, जो बिल्कुल कहां पर, गोलाघाट के समीप असम में। असम का स्थान है गोलाघाट, याद रखेंगे कहां है ये, असम। एक एक पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट करते चलें, यहां पर आकर के मिल जाती है। और अगर पासीघाट की भी बात करें तो ये भी कहां पर है, असम में ही स्थित है। अब दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये तो लोईशांग चोटी से निकल कर आती है जो गोलाघाट में ब्रह्मपुत्र की सहायक बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखे हैं मानस नदी इसी की सहायक असम में बन जाती है। दूसरी, अब ये यहाँ है भूटान देश, याद रखना है इसको, हम लोग भूटान देश याद कर ले। भूटान से कौन सी नदी निकल के आ रही है, ये कौन सी नदी निकल करके आ रही है जो इसमें मिल रही है, तो ये नदी है संकोश नदी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनाती है संकोश नदी, बिल्कुल हमारे सभी बच्चे याद रखेंगे कि ये जो संकोश नदी है जिसे संकोश कहा जाता है, तो ये संकोश नदी अपने असम और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। यानी कि हमारे भारत के असम और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनाती है, तो कौन बनाती है, इधर आपका आ जाता है असम, ध्यान रखना है, और इधर आ जाता है पूरा बांग्लादेश। यानी कि इस नदी के अगर पूर्व की बात करते हैं तो असम राज्य होता है, इस नदी के पश्चिम की तरफ बांग्लादेश हमारा देश स्थित होता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत और असम के, यानी कि बांग्लादेश और भारत के असम के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, तो बिल्कुल संकोश नदी है, जो बिल्कुल अगर बात करी जाए उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में से हमारे भारत में अंतिम नदी है। मगर अब हम लोग आगे चल रहे हैं, एक बार और हमारी एक प्रमुख बड़ी नदी है जो कि चीन तिब्बत की कौन सी झील, नितामू झील, चीन तिब्बत में स्थित है, इसे नितामू झील कहा जाता है। नितामू झील से हमारी तीस्ता नदी निकलकर आती है।
और उसके बाद सिक्किम होते हुए जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं दार्जिलिंग। ये कहाँ पर है? ये हमारा दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल का एरिया आता है। ये एरिया पश्चिम बंगाल का आता है और उसके ऊपर यहाँ कौन सा है? यहाँ हमारा सिक्किम है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल और ये चीन तिब्बत सीमा से निकल करके आती है और सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे देख पा रहे हैं बांग्लादेश चली जाती है। कहाँ चली जाती है ये तीस्ता नदी? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तीस्ता नदी चली जाती बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अगर इसके स्थान की बात करते हैं तो ये रंगपुर जिला बनता है। ये कौन सा जिला है? ये रंगपुर जिला है, ध्यान रखेंगे, रंगपुर जिला। ये रंगपुर जिले में जाकर के किसकी सहायक बन जाती है? ध्यान रखना है, रंगपुर जिले में जमुना की सहायक बनती है, क्योंकि अब इसे ब्रह्मपुत्र नहीं जमुना बोलेंगे। अब दूसरा प्रश्न आपका ये आता है कि यहां से एक नदी ऐसी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल हमारे पश्चिम की तरफ स्थित, ये आप देख पा रहे हैं, ये नदी आपकी आती है जिसे हम लोग कहते हैं यानी गंगा नदी। ध्यान रखेंगे, ये गंगा नदी है आपकी, जो कि बिल्कुल पश्चिम में देख पा रहे हैं। अब इस गंगा नदी के तट पर जो स्थित है ये कौन सा डैम? ये फरक्का है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या है? इसे कहते हैं फरक्का, फरक्का बैराज कहा जाता है। अब इस फरक्का बैराज के ही समीप ये जो पहाड़ियां आती हैं, यहाँ पर उत्तर में दार्जिलिंग की श्रेणियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दार्जिलिंग, जहां पर चाय के लिए बिल्कुल फेमस, यानी कि अपने भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियां, असम में ही सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। इन्हीं पहाड़ियों से निकल करके हमारी एक प्रमुख नदी, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल अंतिम नदी है हमारी गंगा की आखिरी नदी, दार्जिलिंग की श्रेणियों से आती है, जिसे हम महानंदा कहते हैं। महानंदा के नाम से जानी जाती है और ये किसकी सहायक बन जाती है? गंगा की। महानंदा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, महानंदा नदी के नाम से जानी जाती है और ये किसकी सहायक है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। ये उत्तर से आकर के मिलने वाली गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ये सीधे नदी, हमारी गंगा नदी कहाँ चली जाती है? हमारी गंगा नदी सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, मगर इसे भारत के पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? यहाँ कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल राज्य ही है, इसे गंगा कह रहे हैं। मगर जैसे ये नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे पद्मा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। परंतु जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब जमुना और पद्मा, यानी कि पूर्व की तरफ से जमुना और पश्चिम की तरफ से जो पद्मा है, ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है, जो कि इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, जिसे मेघना नाम से जाना जाता है। और यहीं पर पश्चिम बंगाल के सामने, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के सामने, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इन्हीं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एवं उनकी समस्त सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है नागालैंड वाला भाग है, यहाँ की माउंट जापोवा जो श्रृंखला है, वहां से हमारी एक नदी आती है जिसे बराक नदी कहते हैं। बराक नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि सीधे हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। परंतु जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका भी नाम चेंज हो जाता है, इसे सुरमा के नाम से जानते हैं। और ये सुरमा नदी किसकी सहायक नदी बन जाती है? मेघना की सहायक बन जाती है। इसे ध्यान रखेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि इस स्थान से कहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें, ये है फरक्का बैराज। कौन सा है? फरक्का बैराज है। और फरक्का बैराज के समीप से एक नदी निकाली गई है, जो कि कौन सी नदी है? ध्यान रखेंगे, ये एक वितरिका है। इसे हम क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं।
हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे हम क्या कहते हैं, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में किसकी सहायक बन जाती है, हुगली की सहायक बन जाती है, जबकि हुगली स्वयं एक नदी नहीं, एक वितरिका है जो कि कहां से, फरक्का बैराज के समीप पश्चिम बंगाल से निकली है और सीधे बंगाल की, ये कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, बिल्कुल सुंदरबन डेल्टा अगर आपने देखा है तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहीं गिर जाती है। परंतु इसके बीचों बीच में एक विशाल नदी द्वीप आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा सागर। गंगा सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में एक समुद्र के मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर द्वीप स्थित है जिसे गंगा सागर द्वीप कहा जाता है। ये कौन सी नदी में है, तो हुगली नदी में है। इसे आप बंगाल की खाड़ी में नहीं बोलेंगे, यानी कि ये हुगली नदी में है। और इस हुगली नदी के तट पर बसे हुए शहर का नाम है कोलकाता। ध्यान रखेंगे, कोलकाता के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा अपने मानचित्र में, गंगा का भी ये जो मानचित्र जो पार्ट है ये आपका शेष रह गया है। यानी कि क्योंकि गंगा नदी का जो तंत्र है वो बहुत ही विशाल तंत्र है, इसलिए इसकी क्लास हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद तब तक के लिए जय हिंद।